सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में एसपी सिटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया है। हरिद्वार की बहादुराबाद स्थित सहारा इंडिया की 555 बीघा जमीन को सीज करने की मांग को लेकर स्वराज सेवा दल ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। धरना दे रहे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भूमाफियाओं ने सहारा इंडिया की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नक्शा पास कराया है और उसमें लोगों का पैसा भी निवेश कराया गया है। इसलिए इसमें शामिल सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जमीन को सीज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि निवेशकों की शिकायत के बाद शासन के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। एक जो सहारा की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जिस पे कि ऑलरेडी डीएम साहब के द्वारा सेल आउट करने पे रोक लगाया गया है और एक आश्रम से जुड़ा हुआ इशू है और एक दो जो सामान्य आदमी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इशू है। तो आपके द्वारा जो इशू दिए गए हैं बहुत पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए इशू है, तो इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे लेके प्रॉपरली इसको चेक करके जो भी है एज पर लॉस में कार्रवाई की जाएगी। में जो सहारा का लैंड है यहाँ पे 555 बीघा ज़मीन, तो उसी को लेके इशू रेज किया गया है। बेस्ट थिंग ये है कि इनिशियल स्तर पर ही जैसे ही कंप्लेंट आया था इमीडिएटली उसमें डीएम साहब के द्वारा उसमें सेल आउट करने पर रोक लगा दिया गया है और अभी हार्डली 5 से 10 बीघा ज़मीन सेल हुआ है, बाकी 545 बीघा ज़मीन अभी सेल आउट नहीं हुआ है और बाकी जो एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है तो उसमें मेरे द्वारा खुद सचिव साहब को एक राइटिंग में भेजा गया है कि उसमें क्योंकि शासन के द्वारा रोक लगाया गया है तो इस पर लॉ उसमें कार्रवाई कर। जो नशाखोरों को और भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, इनको अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी। प्रशासन को अकेले जिलाधिकारी, एसडीएम साहब और एडीएम साहब ने मोर्चा संभाल रखा, दुश्मनी ले रखी है। सारा की 525 बीघा जमीन को तत्काल प्रभाव से सीज करनी पड़ेगी इनको, और तत्काल प्रभाव से जो भूमाफिया जिन्होंने जमीन गलत पत्रों के आधार पर खरीदी बेची है उनके खिलाफ 420, 67, 68, 71, 120 बीआईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजना पड़ेगा। नहीं भेजेंगे तो क्या करोगे? अब पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। किस स्तर पर? पूरे स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन जिसके लिए स्वराज जाना जाता है। इसके पीछे जितने भी भूमाफिया पूर्व के मंत्री, उनके ओएसडी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके एक अन्य स्टेट के डीजीपी और तमाम जो लोग हैं उनकी जांच करवाई जाए। केकेवीके साहब से इसकी जांच करवाई जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। एक जो पौड़ी में मुख्यमंत्री की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा के बाद भी संबंधित विभाग अभी जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कहा कि लोक निर्माण विभाग को 6 मार्च तक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके ठोस कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष 480 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें अभी तक 137 किलोमीटर तक सड़कें गड्ढे मुक्त हुए हैं। डीएम ने समीक्षा बैठक कर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं और सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्यों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली इन सड़कों पर 100% गड्ढा मुक्त होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और इसी को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए ये बैठक भी की गई, जिसमें कहा गया कि अब तक जो लक्ष्य रखा गया था उसके तहत काम पूरा नहीं हो पाया है और इसी को लेकर के आपको बता दें कि 137 किलोमीटर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। पौड़ी में ये मुख्यमंत्री के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा के बाद भी संबंधित विभाग अभी तक जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कहा कि लोक निर्माण विभाग को 6 मार्च तक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके ठोस कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष 480 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें अभी तक मात्र 137 किलोमीटर तक सड़कें गड्ढे मुक्त हुए हैं, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई है और समीक्षा बैठक कर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं और सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्यों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां सुदूरवर्तीय क्षेत्रों में भारतीय सेना ने
भगेली गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारतीय सेना यहां निवासरत लोगों के पशुओं के लिए भी चिकित्सा शिविर आयोजित किया था। भारतीय सेना युद्ध के साथ हर बार मानवीय सरोकारों के लिए आगे रहती है। जब हम पर कोई विदेशी ताकत आंखें उठाकर देखती है तो यही सैनिक उनका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो वहीं हमारी सेना दूरदराज गांव बघेली के ग्राम सभा में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। तो वहीं सीयू ऑप्टिकल उत्तरकाशी द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क नेत्र जांच की, जिससे वहां बुजुर्ग काफी खुशी जताई और प्रधान जी का आभार जताया है। नितिन कुमार और उनकी टीम यहां पर लगभग 50 से ज्यादा नेत्र से संबंधित जांच की और निःशुल्क सेवाएं दी। उन्होंने ग्राम प्रधान की पहल पर नेत्र रोगों से पीड़ित व्यक्तियों जो नेत्र कमजोर होने पर चश्मे नहीं बना सकते हैं, उन लोगों के लिए ग्राम प्रधान की अच्छी पहल पर सीयू ऑप्टिकल ने कुछ % की छूट दी जा रही है। साथ ही सेना के चिकित्सक लगातार जांच कर रहे हैं। क्षेत्र में सेना की इस पहल से क्षेत्रीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं अपने ग्राम प्रधान प्रवीण को ग्रामीणों ने धन्यवाद दिया है। आज जो है आईटीबीपी के द्वारा जो है यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है और ये स्वास्थ्य शिविर जो है आईटीबीपी के सहयोग से जो है विगत 3 वर्षों से हर साल लगाया जा रहा है, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सभी का जो है यहाँ पे स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जा रहा है और साथ ही जिस प्रकार के जिनको जो डिजीज है उस प्रकार की जो है उनको दवाइयाँ वितरित की जा रही है। और अगर कोई ज़्यादा ही किसी का अगर ज़्यादा ही स्वास्थ्य खराब है तो उसको जो है आईटीबी महिडांडा हो या आईटीबी मातली हो, दोनों जो अपने मिलिट्री जो इनका हॉस्पिटल है वहाँ भी परामर्श देने के लिए भी तैयार है। मैं आईटीबीपी मातली और महिडांडा का दोनों का अपनी ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग से जो है हमारे ग्राम पंचायत को सभी लोगों को जो इसका लाभ मिल रहा है। आज ग्राम सभा भंगेली में आज शिविर मातली डुंडा से आईटीबी एकत्रित हुए हैं। आज सभी यहाँ कैंप 3 साल से विगत वर्षों से 3 साल में यहाँ शिविर वाले आए हैं। यहाँ पर बूढ़े जवान बच्चे सभी का दवाइयाँ दी जा रही है। आज मैं आईटीबी मातली वालों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए उन्हें बधाई देने चाहती हूँ। और चंपावत जनपद में टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेले माता पूर्णागिरी धाम मेले का शुभारंभ हो चुका है। टनकपुर के सुप्रसिद्ध शारदा घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टनकपुर नगर पालिका प्रशासन ने टनकपुर शारदा घाट पर नगर पालिका परिषद की ओर से मां पूर्णागिरी कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। टनकपुर नगर पालिका के अध्यक्ष एडवोकेट विपिन वर्मा ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। मीडिया को जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यालय का उद्देश्य पूर्णागिरी मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा व सहायता प्रदान करना है। यह कार्यालय खोया पाया केंद्र के तौर पर भी कार्य करेगा। साथ ही साथ मेले में आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करेगा। कार्यालय में नगर पालिका के द्वारा तैनात कर्मचारी यहां आने वाले लोगों की मदद के लिए तैयार रहेंगे एवं उनकी समस्याओं का निदान भी यहां पर किया जाएगा। तो देखिए, मेला कैंप कार्यालय का यह शुभारंभ किया गया है, जहां पर खोया पाया केंद्र के तौर पर भी यह कार्यालय काम करेगा और साथ ही साथ अन्य जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे उनके सुविधाओं का भी ये कार्यालय ध्यान रखेगा। इसी का शुभारंभ टनकपुर में किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि चंपावत के जनपद में टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले ये उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेले माता पूर्णागिरी धाम मेले का ये शुभारंभ हो चुका है। टनकपुर के सुप्रसिद्ध शारदा घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टनकपुर नगर पालिका प्रशासन ने टनकपुर शारदा घाट पर नगर पालिका परिषद की ओर से मां पूर्णागिरी कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। टनकपुर नगर पालिका के अध्यक्ष एडवोकेट विपिन वर्मा ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। तो मीडिया को जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यालय का उद्देश्य पूर्णागिरी मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा व सहायता प्रदान करना है। यह कार्यालय खोया पाया केंद्र के तौर पर भी कार्य करेगा। साथ ही साथ मेले में आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करेगा। कार्यालय में नगर पालिका के द्वारा तैनात कर्मचारी यहां आने वाले लोगों की मदद के लिए तैयार रहेंगे एवं उनकी समस्याओं का भी यह कार्यालय निदान करेगा। उद्देश्य ये है कि नगर पालिका जो मेले से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ से नगर पालिका के द्वारा संचालित की जाएगी।
और बेहतर यात्रियों को सुविधा, साफ सफाई आदि का प्रबंध, और एक यहाँ पर हम माइक भी लगा रहे हैं खोया पाया के लिए, तो इस तरह की सब चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ से संचालित हो सके, इसके लिए बोर्ड ने निर्णय लिया कि मेला क्षेत्र में ही एक मेले के कैंप, पालिका का कैंप कार्यालय बनाया जाए, जिसमें निरंतर कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी, जो यात्रियों के संपर्क बनाएंगे और नगर पालिका से संबंधित जो भी सेवा और सुविधा यात्रियों के लिए प्रत्यायोजित की जाती है वो सब उनको उपलब्ध कराई जाएगी। उद्देश्य ये है कि और चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद दर्शन के लिए टोकन जारी करेगा। ये टोकन एक एक घंटे के स्लॉट पर दिए जाएंगे। 2-4 घंटे के लिए ये टोकन मान्य होंगे। चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। पहले तीर्थयात्री बसों और पैदल चलकर धाम में पहुंचते थे। समय की बचत के लिए तुरंत लाइन में लग जाते थे। इससे कई तीर्थयात्रियों को बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। दर्शन के लिए कई घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आता था। दर्शन के लिए मंदिर परिसरों में टोकन व्यवस्था लागू करने की मांग कई साल से हो रही थी। अब इसे धरातल पर लाने के लिए पर्यटन विकास परिषद ने कवायद शुरू कर दी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में मंदिरों के प्रवेश द्वार पर पर्यटन विकास परिषद की ओर से यह टोकन दिए जाएंगे। चारधाम तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए मंदिरों के प्रवेश द्वार पर दर्शन के लिए टोकन जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में लागू होगी। टोकन मिलने के बाद तीर्थयात्री 4 घंटे के अंदर दर्शन कर सकेंगे। इससे उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और इसी के साथ उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए और अपने शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जानने के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।